हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल पॉइंट टू प्लेटफॉर्म। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज है लेक्चर नंबर 12 क्यूएससी सेकंड का, और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन। ठीक है, और ये इससे पहले ऑलरेडी 11 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ मैं, और जिसमें से 4 से 5 लेक्चर आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे डेमो के तौर पर। ठीक है, तो आप उनको देखिए। और अगर आप क्यूएससी सेकंड का पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक है, ये आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप आगे की जानकारी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं कैसे आपको कोर्स को ज्वाइन करना है। ये कोर्स मात्र 500 रुपीज़ में और बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट को मैंने डिटेल्ड में समझाया हुआ है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूँ, फ्रीली आपको अवेलेबल करवाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं अपन वैल्यूएशन। क्या होता है भाई वैल्यूएशन? तो देखो, वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेट करने की। एस्टिमेट मतलब क्या होता है? आकलन। समझते हो आकलन? क्यूएससी पढ़ रहे हैं तो एस्टिमेट तो पता है, आकलन होता है। तो एस्टिमेटिंग और डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस ऑफ द वैल्यू और प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, पहले थोड़ी देसी तरीके में समझाता हूँ कि आपके पास, जैसे आप सिविल इंजीनियर हो तो आपकी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी की बात करेंगे अपन? आपका इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होगा, आपकी बिल्डिंग होगी, कोई लैंड होगी। ठीक है, तो ऐसे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का कि फेयर प्राइस को फाइंड करना या फेयर प्राइस को डिटरमाइन करना। प्रेजेंट में जैसे आपका कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की आज की स्थिति में कीमत कितनी है। ठीक है, आज की स्थिति में उसकी उचित कीमत कितनी है, उचित मूल्य कितना है, फेयर प्राइस कितना है, उसको फाइंड करने की एक टेक्निक है वैल्यूएशन। ठीक है, एक तकनीकी है। आज प्रेजेंट में किसी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की, किसी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की या किसी भी स्ट्रक्चर की उचित मूल्य को फाइंड करने की। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं अपन? वैल्यूएशन। ये तो आपके समझने के लिए हो गया। लिखोगे कैसे आप? तो लिखोगे ऐसे आप, वैल्यूएशन इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग और डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस ऑफ वैल्यू और वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हो गए, वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड्स हो गई। ठीक है, ये सारी आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका आप फेयर प्राइस फाइंड कर सकते हो। ओके, ये आपकी किस टेक्निक के माध्यम से? वैल्यूएशन के थ्रू। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मे बी डिसाइडेड बाई इट्स सेलिंग प्राइस। अब प्रेजेंट वैल्यू अपन किसी प्रॉपर्टी को कैसे डिसाइड करते हैं? तो कैसे डिसाइड करेंगे? पहली चीज़ तो सेलिंग प्राइस से, कि भाई उससे वो बिक कितने पे रही है, तभी तो करेंगे ना। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसको मार्केट पर रख दी, भाई इसको मैं बेच रहा हूँ। अब लोगों ने बोली लगानी स्टार्ट करी, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख। तो ऐसे करके उसकी करंट वैल्यू जितने पर वो बिक जाती है वही इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। ठीक है भाई, कोई खरीदता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू देकर ही खरीदता है ना, तो वही उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो किस पर डिपेंड कर रही है? सेलिंग प्राइस पर हो गई, और इनकम और रेंट पर, या उससे कितनी इनकम जनरेट हो रही है, कितनी उससे रेंट आ रहा है, इन चीज़ों से अपन उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे? द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चरल लाइफ। डिपेंड किस किस चीज़ों पे करती है, मतलब किस चीज़ों पर डिपेंड करेगी? तो पहला आपका स्ट्रक्चर पर, कि स्ट्रक्चर की लाइफ कैसी है, उसकी मतलब उम्र कितनी और है, अब मेंटेनेंस किस प्रकार का है, मतलब टूटा फूटा नहीं है, आपने इसको वेल मेंटेन रखा है तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो ज़्यादा होगी। भाई अच्छा घर आपको दिख रहा है, बढ़िया सा पेंटिंग वेंटिंग अच्छी करी हुई, तो उसकी ज़्यादा कीमत होगी। ऐसा कबाड़ सा घर पड़ा हुआ है, चाहे भले घर की कंडीशन अच्छी, पर आपने उसको मेंटेन सही नहीं किया है, तो उसकी कीमत कम होगी। ठीक है, डिपेंड करती है मेंटेनेंस के ऊपर। ओके, लोकेशन के ऊपर, भाई की लोकेशन क्या है? अगर कोई नेशनल हाईवे के किनारे आपकी कोई ज़मीन ही मान लो तो उसकी कीमत अधिक होती है। अगर कोई मान लो बहुत ही अंदर है, ठीक है, हाईवे से दूर है, क्योंकि लोग हाईवे के पास या सिटी के पास या जहाँ से आपके एसेंशियल सर्विसेज पास हो वहाँ पास लेना पसंद करते हैं ना। तो अगर वहाँ पास कोई आपकी प्रॉपर्टी, तो उसकी सीधी सी बात है कीमत ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? तो इस तरह लोकेशन पर डिपेंड करती है। बैंक इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है कि बैंक उस पर कितना इंटरेस्ट दे रहा है। लीगल कंट्रोल पर डिपेंड करती है। तो ऐसे करके इन चीज़ों पर आपका डिपेंड करता है कि भाई किसी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। ठीक है, और यही जो इसी को फाइंड करने की जो हमारी टेक्निक है वो क्या कहलाती है? वैल्यूएशन। आ गई ना बात समझ में? ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ पास आती है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या होती है? लागत। ठीक है, कॉस्ट मतलब क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब जब आपने उस बिल्डिंग को बनवाया था, जैसे आपने एक बिल्डिंग बनवाई थी, तो उस टाइम पे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मान लो 10 लाख थी। ठीक है, लेकिन जब आप उसे अभी प्रेजेंट में उसे बेच रहे हो, ठीक है, अब मान लो आपने बनवाया था 10 साल पहले, और आज के डेट में सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ चुकी है, तो आपकी बिल्डिंग की भी महंगाई बढ़ गई टाइम टू टाइम। अगर आपने उसे वेल मेंटेन रखा है तो आपका 10 लाख की बिल्डिंग आज 50 लाख में बिक सकती है। इतनी महंगी नहीं, मान लो 20 लाख में बिक सकती है, सपोज दैट। तो
जो आपकी कॉस्ट कितनी थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, लेकिन आज की जो सेलेबल प्राइस है आपकी, जिस पर आप बेच रहे हो, वो क्या कहला, वो कितनी है, 20 लाख रुपए। तो ये जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है, कॉस्ट से जो प्रेजेंट वैल्यू वो तो ज़्यादा भी हो सकती है या तो कम भी हो सकती है। ज़्यादा मतलब कैसे कि भाई पहले आपने 10 लाख में बनवाई थी, आज 20 लाख पे बेच रहे हो, तो ज़्यादा होगी, ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा बिक रही, प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हो गई ना। लेकिन ये कई उसमें कम भी हो सकती है, जैसे आपने उसका मेंटेन सही नहीं किया, टूटा फूटा हो गया, बनवाया तो 10 लाख में था, आज की डेट में उसकी बहुत बुरी कंडीशन है, तो फिर 5 लाख में जा रही है, 2 लाख में जा रही है, तो इस तरह से आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, ओके, तो इसे कहते हैं अपन, इस तरह से अपन इसको फाइंड करते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट से जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है या सेलेबल वैल्यू वो ज़्यादा या कम भी हो सकती है। तो आपको मोटी मोटी यहाँ से बात समझ में आ गई भाई कि वैल्यूएशन क्या होती है। वैल्यूएशन एक तकनीक है जिससे हम किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है, उसी तकनीक को अपन वैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब उद्देश्य क्या है, मैं क्यों फाइंड करना चाहता हूँ उसकी प्रेजेंट वैल्यू को, वैल्यूएशन का मेरा उद्देश्य क्या है, किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन अपन क्यों करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है, पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे, बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो, तो भाई अगर आप किसी चीज़ को खरीदते हो तो पहले उसका आकलन करते हैं ना कि आखिर है कितने की। कल को आप गाड़ी खरीदोगे, मान लो एक 4 व्हीलर भी खरीदो, तो उसको आप देखते हो ना कि इसकी कंडीशन कैसी है, इसमें इंजन तो नहीं खुल गया है ना, तो आप देखते हो ना, तो उसका आकलन करते हो। बेसिकली आकलन करना ही तो वैल्यूएशन कहलाता है, मतलब उसकी फेयर प्राइस को फाइंड कर सकते हो, उसका उचित मूल्य कितना हो सकता है। तो किस लिए, पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसके लिए वैल्यूएशन जरूरी होता है। दूसरा होता है टैक्सेशन के लिए। टैक्सेशन का मतलब होता है कि आपको जैसे नगर पालिका का टैक्स हो गया, ठीक है, आपको उस प्रॉपर्टी का टैक्स देना होगा। जैसे आप शहरों में आपका घर है तो आपको उसका टैक्स आपको म्यूनसिपालिटी को देना पड़ता है। ठीक है, देते हो आप लोग म्यूनसिपालिटी टैक्स। तो उसका टैक्स वो डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग है कितने की। मान लो आपकी बिल्डिंग 10 लाख की है, तो उसका कुछ परसेंटेज आपको म्यूनसिपालिटी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो टैक्स लगते हैं आपकी प्रॉपर्टी पर, तो टैक्स डिपेंड करता है कि आपकी जो करंट वैल्यूएशन कितनी है आपकी बिल्डिंग की, उस पर कुछ परसेंटेज पे टैक्स लगाए जाते हैं। तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है आपका टैक्सेशन, प्रॉपर्टी के लिए भी आपका वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वैल्यूएशन चाहिए आपका, मतलब जरूरी होता है। इसके बाद क्या होता है, रेंट फिक्सेशन। देखो रेंट फिक्सेशन क्या होता है, रेंट फिक्सेशन मतलब कि जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है, आप उसको किराए पे देना चाहते हो। ठीक है, आप उसको किराए पे देना चाहते हो, तो जो एक किराए पे देने के लिए भी उसका जो वैल्यूएशन होना जरूरी है, क्योंकि जो मतलब जो रेंट होता है, रेंट पर आदमी वही उतने पर ही लेता है ना जितने पर मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी का 10 से, जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की है, आप उसे रेंट पे देना चाहते हो तो कितने पे जाएगी, 10,000 पे या 20,000 पे, है ना। मतलब 6 से लेकर 10% तक उसकी वैल्यूएशन का 6 से लेकर 10% तक आप उस पर रेंट पे दे सकते हो। तो इस तरह करके रेंट फिक्सेशन के लिए भी आपको वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। तो तीसरी चीज़ आपको समझ में आ गई। चौथी क्या होती है आपकी, सिक्योरिटी ऑफ लोन्स और मोर्टाज। जैसे आप कल को बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, बैंक से आप लोन रहे हो, तो सिक्योरिटी के लिए आपने बिल्डिंग के कागज रख दिए, तो उसके लिए बैंक को आकलन करना पड़ेगा ना भाई कि अगर मैं इसको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में है कितने की। पता चला आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख की हो, आप लेके कल को भाग जाओ लोन, है ना, तो फिर घाटा लग गया ना बैंक का। तो इसलिए वो लोग पहले आकलन करते हैं कि भाई अगर प्रॉपर्टी 10 लाख की है तो इसमें अगर 5 लाख दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कल को नहीं हो रहा तो अपन इसका एक्विजिशन कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या सिक्योरिटी और मोर्टाज पर्पज के लिए भी वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। तो चौथा पॉइंट समझ में आया, कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी इसका मतलब अनिवार्य अधिग्रहणता। अनिवार्य अधिग्रहणता मतलब कि जब भी आपकी प्रॉपर्टी लॉ के अधीन है, कानून के नियम के अनुसार अधिग्रहित की जाती है। अधिग्रहित मतलब आपने वही बोला ना मैंने कि आपने कहीं से सरकार से कोई लोन वोन ले लिया है, ठीक है, पैसे लिए हुए हैं और आप उसका दे नहीं रहे हो, तो सरकार क्या करेगी, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको अधिग्रहित करेगी, एक्विजिशन करेगी, है ना, एक्विजिशन करेगी। तो उस केस में भी उसकी मूल्य पता होनी चाहिए ना कि भाई आपने 10 लाख का लिया है तो 10 लाख के आसपास आपकी प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी की प्राइस पता होगी तभी तो उसका अधिग्रहण कर पाएंगे वो लोग उतने का जितने उन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह से कर से एक्विजिशन के लिए भी आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जरूरी होती है। ठीक है, ओके, मैं इसको सब हिंदी में समझा रहा हूँ, आप लोग जैसे जिस भी मीडियम से हो अपनी भावनाएं अपने शब्दों में, अपनी भाषाओं में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मोटिव आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि आप लोग इनको दिल से फील कर पाओ। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, वैल्यूएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। वैल्यूएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस। अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, इंश्योरेंस मतलब बीमा, ठीक है, बीमा समझ लो कि भाई आप जैसे बीमा करवाते हैं ना गाड़ी का, भी आपकी बिल्डिंग का आपने बीमा करवा लिया, कल को आपकी बिल्डिंग में आग लग गई या कि बिल्डिंग आपकी भूकंप के कारण गिर गई, तो फिर पूरा जो जिम्मेदारी हो आपकी बीमा कंपनी की होगी। भाई आपकी बिल्डिंग का बीमा था, ठीक है, आप उसका टाइम टू टाइम भी बीमा का पेमेंट कर रहे थे, तो फिर पूरी कंपनी पूरी कौन सहेगा, मतलब कौन उसका भार सहेगा, पूरा बीमा कंपनी। तो इस तरह से आपके इंश्योरेंस के लिए भी ज़रूरत होती है। इसके बाद क्या है आपका, ठीक है, फिर बेटरमेंट
चार्जेस, बेटरमेंट चार्जेस मतलब बेहतर मूल्य के लिए, ठीक है, उसकी बेहतर से बेहतर कितना मूल्य मिल सकता है उसके लिए। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन मतलब होता है सट्टा, ठीक है, सट्टा जानते हो, सट्टे जो खेलते हैं, तो अगर आप सट्टे पर भी अपनी जमीन प्रॉपर्टी रख रहे हो उसके लिए भी उसका वैल्यूएशन आवश्यकता होती है, वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह करके 5 से 6 पॉइंट है, आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई वैल्यूएशन क्या है, एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि वैल्यूएशन क्या होती है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों करते हैं वैल्यूएशन। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। अब यहाँ से कुछ डिफिनीशंस हैं, ठीक है, कुछ डिफिनीशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। जैसे फर्स्ट है आपका ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम क्या होती है? देखो ग्रॉस इनकम क्या होती है कि आपकी टोटल इनकम, जैसे आप अपने घर पे हो, आपकी टोटल इनकम आल स्रोतों से, सभी स्रोतों से, ठीक है, आल रिसिप्ट से, चाहे जहाँ से भी आ रही हो, जैसे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपकी इनकम हो गई, आपने घर रेंट पे दिया हो तो वहाँ से आ गई, आप खेती भी करते हो तो वहाँ से आपने जो भी अनाज बेचा वहाँ से भी आ गई, ठीक है, आप और कई सारी चीज़ें कर रहे हो, आप बीमा भी कर रहे हो, आप इंश्योरेंस भी चला रहे हो, पॉलिसी भी बेच रहे हो, तो मतलब आल स्रोतों से एक महीने के अंदर आपके पास जितनी इनकम आ रही है वो टोटल इनकम कहलाएगी आपकी ग्रॉस इनकम, ठीक है। ग्रॉस इनकम इज द टोटल इनकम एंड इंक्लूड्स ऑल रिसीप्ट्स, सभी तरह के स्रोतों से, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड द आउटगोइंग्स एंड द ऑपरेशनल एंड कलेक्शन चार्जेस आर नॉट डिडक्टेड। इसके अंदर हम किसी प्रकार की आउटगोइंग्स को डिडक्ट नहीं करते हैं। आउटगोइंग्स क्या होती है? मतलब आपके घर में जैसे मान लो 1 लाख रुपए सभी स्रोतों से आ रहा है, अब 1 लाख का 1 लाख तो आप बचा नहीं पा रहे हो भाई, 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो आपको अपने घर की मेंटेनेंस भी करवानी है, उसमें से अपने घर का खर्चा भी चलाना, लाइट बिजली का बिल भी देना है, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई भी देनी है, तो इस तरह करके आपके कई सारे आउटगोइंग्स है ना, ठीक है, प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस भी करना है, लाइट मतलब कई सारे तरह की चीज़ें करनी है उस पैसे से, फिर जो उसमें से 10-20 हज़ार रुपये उसको सेव करना है। तो ये जो आउटगोइंग्स है आपकी, जहां आप खर्चे कर रहे हो उनको ना काटते हुए जितनी इनकम आ रही है उसको बोलते हैं अपन ग्रॉस इनकम। नेट इनकम क्या होती है? नेट इनकम के मतलब अंदर अपन क्या करते हैं कि भाई जो आपकी ग्रॉस इनकम आई उसमें से आपकी जो खर्चे हैं उनको निकाल दो, आउटगोइंग्स को निकाल दो, ठीक है, उन आउटगोइंग को निकाल दो। आउटगोइंग्स में क्या क्या आ गए आपके? अगर प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखें तो आपका म्यूनसिपल टैक्स आ गए, मतलब टैक्स कितना दे रहे हो आप महीने के अंदर, ठीक है, म्यूनसिपालिटी कितना टैक्स दे रहे हो, चाहे आपका वेल्थ टैक्स हो, मतलब आपके पैसे पर टैक्स लग रहा है, आपके प्रॉपर्टी पर टैक्स लग रहा है, ठीक है, एक म्यूनसिपालिटी टैक्स ले रही है, तो इस तरह करके जितनी भी आप टैक्स दे रहे हो उसको काट देते हैं, ठीक है। या कि फिर दूसरे बारी की बात करूं तो आप रिपेयर करवा रहे हो अपनी बिल्डिंग को, ठीक है, मैनेजमेंट करवा रहे हो, तो ऐसा करके जितने भी खर्चे आप दे रहे हो उस प्रॉपर्टी को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वो सारा किसके अंदर आता है? आपका आउटगोइंग्स के अंदर। तो टोटल इनकम में अगर आप आउटगोइंग्स को माइनस कर देते हो तो जो बचता है उसको बोलते हैं अपन नेट इनकम, ठीक है, या नेट रिटर्न बोलते हैं। तो दिस इज सेविंग और अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग्स, मतलब आपके एक महीने में बचत कितनी है, आपके बैंक में बच कितने जा रहे हैं सारे खर्चे काटने के बाद, उसको बोलते हैं अपन नेट इनकम, ठीक है भाई। आउटगोइंग्स क्या होती हैं? आउटगोइंग की बात करें तो आउटगोइंग्स में आपको वही आदमी जो आपके खर्चे हैं, जो आपके एक्सपेंशंस हैं हर महीने में, टू मेंटेन द प्रॉपर्टी रेवेन्यू, ठीक है, मतलब उस बिल्डिंग के रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए आपके पास आपको कौन कौन से आउटगोइंग्स करने पड़ रहे हैं, कौन कौन से खर्चे करने पड़ रहे हैं, उनको बोलते हैं अपन आउटगोइंग्स। तो पहला क्या हो गया आपका? टैक्सेस। सबसे पहले तो टैक्स आ गया है कि भाई आप जो महीने में टैक्स दे रहे हो, जैसे क्या क्या आता है, म्यूनसिपालिटी का टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी पर टैक्स दे रहे हो, या आपके पैसे आपके ज़्यादा कमा रहे हो तो उसमें वेल्थ टैक्स दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं ये भी आपके फर्स्ट आते हैं किसके अंदर? आउटगोइंग्स के अंदर। फिर दूसरा क्या है आपका? रिपेयर्स मतलब आपने बिल्डिंग को रिपेयर करवा रहे हो, हर साल मेंटेन करवा रहे हो, ठीक है, मतलब रिपेयर में भी आपके टोटल बिल्डिंग के वैल्यूएशन के 10 से 15% लग रहे हैं, ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आ गए? आपके आ जाते हैं रिपेयर्स के अंदर, ठीक है बस। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अपन मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेज। मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस का मतलब है जैसे आपने उस बिल्डिंग की सफाई करने के लिए, उस बिल्डिंग की देखरेख करने के लिए लोगों को रखाया हुआ है तो उनकी सैलरी हो गई, ठीक, जैसे आपने स्वीपर लगाया है तो उसकी हो गई, आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है मैनेज करने के लिए, देखने के लिए, तो उसकी हो गई, कोई माली रखा हो, ऐसा करके जो भी आपके मैनेजमेंट करते हैं आपकी बिल्डिंग को, अपनी प्रॉपर्टी को, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस। सिंकिंग फंड क्या होता है दोस्त? देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपसे कई बार पूछा जाएगा। सिंकिंग फंड देखो क्या होता है कि जैसे आज आपकी बिल्डिंग का आपने बनवाई कितने पे? 10 लाख पे, लेकिन आने वाले 10 या 20 सालों 10 सालों के अंदर मान लो वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि हर एक चीज़ की एक डिजाइन लाइफ फिक्स होती है ना कि भाई 30 साल के बाद इस बिल्डिंग की डिजाइन लाइफ खत्म, अब आपको दूसरी बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी क्योंकि बिल्डिंग अब इसकी डिजाइन लाइफ पूरी हो चुकी है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 30 साल है आपकी डिजाइन लाइफ बिल्डिंग की, तो 30 साल के बाद इस बिल्डिंग को आपको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी डिजाइन लाइफ आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो अब 30 साल के बाद आज से ही आज आपने बिल्डिंग बनवा ली ना, आज से ही आप उस बिल्डिंग से आने वाली इनकम का कुछ परसेंट, कुछ पैसे
जोड़ जोड़ के रखते जाते हो, ताकि जब 30 साल बाद आपको बिल्डिंग तोड़नी पड़े तो आपको एक्स्ट्रा पैसे कहीं से नहीं लाने पड़े, वही बिल्डिंग की जो आपने पैसे बचा बचा के रखे हुए हैं उसी से आपको आपकी सेम उतनी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए। ठीक है, ऐसा एक कैलकुलेशन करके अपन रखते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, सिंकिंग फंड। एक फंड रख लेते हैं बेसिकली, एक फंड हर महीने या हर साल या हर ईयर, मतलब पर ईयर अपन उसको कलेक्ट करते जाते हैं, ताकि जब भी इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़े, डिसमेंटल करना पड़े, तो मुझे एक्स्ट्रा बोझ ना लगे, मैं इसी पैसे से दूसरी इतनी बड़ी बिल्डिंग बना पाऊँ। मुद्दे की बात ये है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अपन सिंकिंग फंड। क्लियर। अब इस पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ये तो समझने वाली बात होगी। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रॉस रेंट इज सेट असाइड एनुअली, ठीक है, एज अ सिंकिंग फंड टू एक्यूमुलेट द टोटल कॉस्ट, ठीक है, एक्यूमुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हेन द लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज ओवर। ठीक है, जब बिल्डिंग की लाइफ ओवर हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, तब, ठीक है, जब बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाती है तो उस टाइम पर आपको उस बिल्डिंग का फिर से कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग एक पैसे को कुछ मतलब कलेक्ट कर करके रखते जाते हैं, उसी को बोलते हैं अपन सिंकिंग फंड। एक फंड बेसिकली उसके लिए अलॉट करते हैं। तो दिस एनुअल सिंकिंग फंड इज आल्सो टेकन एज आउट गोइंग, इसको भी अपन आउट गोइंग के अंदर भी लेते हैं, जो अपन उसके अंदर निकालते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चौथा क्या है आपका, लॉस ऑफ रेंट। लॉस ऑफ रेंट का मतलब ये होता है कि आपने जैसे अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दी, ठीक है, आप भी रहते हो किराए से रहते होगे ना, फिर कई सारे लड़के क्या होते हैं कि भाग देते हैं रूम छोड़ के, पैसे ही नहीं देते किराए का, करते हो ना ऐसा? नहीं, मतलब आप नहीं कर, ऐसे लोग करते हैं ना कि भैया किराए पे दिया घर, लेकिन लड़के भाग जाते हैं बेवकूफ़ बना के रूम मालिक को। ठीक है, रातों रात सामान उठाए निकल लिए, तो ऐसे में किसका लॉस हो, रूम मालिक होगा। तो ये भी एक प्रकार के आउटगोइंग्स के अंदर भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ रेंट हो गया। मिसलेनियस के अंदर क्या होता है, दिस इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस हो गई, बिजली का बिल हो गया, रनिंग लिफ्ट हो गई, खराब होगी, कभी उसमें आपने प्लम्बर को बुलाया, पानी का पंप खराब हो गया, ऐसे करके लाइटिंग हो गया कॉमन प्लेस पर, है ना, अदर चार्जेस। तो ये सब जो थोड़ी बहुत खर्चे होते हैं इनको अपन लेते हैं मिसलेनियस के अंदर। तो ये जो 5-6 होते हैं आपके आउटगोइंग्स कहलाते हैं। क्लियर होगी बात, आगे ना बात समझ में, आगे चलते हैं। अगला है आपका म्यूनसिपल टैक्सेस। देखो म्यूनसिपल टैक्सेस क्या होती है कि भाई म्यूनसिपल टैक्सेस नीड्स तो ऑर्डर टू अंडरटेक। देखो म्यूनसिपालिटी जैसे आपकी अगर शहर में है तो वहाँ म्यूनसिपालिटीज होती हैं, वो उस शहर की व्यवस्थाओं को, यहाँ की नालियों को साफ सफाई के लिए, जगह जगह पे सीसीटीवी के लिए, है ना, सीसीटीवी कैमरेज के लिए, निगरानी के लिए, या कि उस एरिया की सुरक्षा के लिए कुछ मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ के रहने वाले लोगों को कुछ स्पेशल टैक्स लगाती है, जिसको अपन लोग बोलते हैं म्यूनसिपालिटीज़ टैक्स। ठीक है, और ये जो म्यूनसिपालिटीज़ टैक्स होती है ये, ठीक है, ये जो आपकी म्यूनसिपालिटीज़ टैक्स होती है किसके लिए, जैसे पब्लिक वेलफेयर के लिए, रोड्स बनाने हो, ड्रेनेज के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है, ऐसे सब के लिए आपसे लेती है। तो ये जो है आपका परसेंटेज, ये आपकी टोटल प्रॉपर्टी का 10 से 25% हो सकता है। किसका 10 से 25%? नेट इनकम का। ठीक है, आउटगोइंग को इसमें कलेक्ट नहीं किया जाता। जैसे आपने 20,000 रुपये आप साल का बचा रहे हो, ठीक है, 20,000 रुपये आप साल का बचा रहे हो, तो उसमें से कुछ भी 10 से 25% ये लोग पर ईयर ले लेंगे। किस बेसिस पर कि आपको भाई यहाँ के हम लोग वेलफेयर करेंगे, अच्छी रोड सुविधा देंगे, इसलिए आप हमको टैक्सेस दो। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा ना, कई सारे लोग बहुत सारा टैक्स देते हैं, जिससे वहाँ के केजरीवाल सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो इस तरह करके म्यूनसिपालिटी आपसे कुछ टैक्स लेती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो कि नेट इनकम का होता है, उसी को बोलते हैं म्यूनसिपल टैक्स। इसके बाद क्या आती है आपकी स्क्रैप वैल्यू। देखो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू इज़ द वैल्यू डिसमेंटल्ड मटेरियल। डिसमेंटल्ड मटेरियल का मतलब ये होता है कि भाई जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, मान लिया, अब उस बिल्डिंग की डिजाइन लाइफ खत्म होगी, आपने उसको गिरवा दिया, ठीक है, आपने उसको डिसमेंटल करवा दिया, तोड़वा दिया, फोड़वा दिया, ठीक है, गिरवा दिया, जेसीबी लगा के गिरवा दिया। अब गिरवाया तो क्या उसके अंदर कुछ काम की चीज़ें निकलेंगी? काम की चीज़ें मतलब जैसे आपने लोहे का गेट लगाया है तो लोहा निकला, आपने लोहे की खिड़की लगाई तो खिड़की निकली, आपने वहाँ पे कुछ और जैसे कॉलम्स के अंदर सरिया डाला था तो वो सरिया निकल आया, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें जो थी, कुछ पत्थर वत्थर काम के निकल आए, कुछ और काम की चीज़ें आपकी उस डिसमेंटल बिल्डिंग से निकल आई, फिर आपने उसको क्या किया, जाके मार्केट में बेच दिया, तो उससे आपकी जो पैसे आए वही वैल्यू उसकी क्या कहलाती है, स्क्रैप वैल्यू। मतलब आफ्टर डिसमेंटल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी को तोड़ने के बाद या डिसमेंटल करने के बाद जो वहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं, जो वहाँ से आपको प्रॉपर्टी पैसे मिल रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्क्रैप वैल्यू। जो उसकी वैल्यू है आफ्टर डिसमेंटल, जो उसकी वैल्यू मतलब सीधा सा मतलब है कि कितना हम लोग को वहाँ से पैसे मिल रहे हैं। अभी जो स्क्रैप वैल्यू जनरली पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कैसे? देखो पॉजिटिव कैसे होगी कि भाई जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसको डिसमेंटल करवाया, डिसमेंटल किससे करवाया, जेसीबी से, तो आपने जेसीबी को दिए 5,000 रुपये, ठीक है, फिर वहाँ से जो मटेरियल निकला उसको आपने बेचा 10,000 पे, तो आपको 5,000 का फायदा हुआ, मतलब आपको पॉजिटिव हो गया, मतलब जितने आपने रुपये लगाए थे 5,000 प्लस 5,000 और मिल गए, तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू इस केस में पॉजिटिव। एक केस में ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे आपको कि कंक्रीट है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, आपने उसको तोड़वाया 5,000 जेसीबी लगा के, ठीक है, अब जब वहाँ से निकला तो आपने उस वहाँ से निकलने वाले मटेरियल, कुछ ही मटेरियल निकला जिसको आप बेच पाए मार्केट में, और वो हुआ मात्र 2,000 का, तो आपको 3,000 का और घाटा लग गया ना, तो इस केस में निगेटिव हो गया।
कुछ केस में वही 0 सन्नाटा, मतलब ना तो फायदा ना तो नुकसान, जितने जेसीबी लगाए उतने का खर्चा मिल गया बस हो गया, तो इसे बोलते हैं उस केस में 0 हो सकती है। तो स्क्रैप वैल्यू प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगला क्या है पॉइंट आपका, साल्वेज वैल्यू। देखो मैं इस तरह समझा रहा हूँ, आप इसको फील कर करके अपनी लैंग्वेज में बढ़िया से लिख लेना, ठीक है। बाकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। अगला पॉइंट है आपका साल्वेज वैल्यू। देखो साल्वेज वैल्यू क्या होती है, इट इज़ द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड मतलब कि आपकी जैसे यूटिलिटी पीरियड समाप्त हो चुका है आपकी प्रॉपर्टी का, यूटिलिटी पीरियड मतलब डिजाइन लाइफ, सीधी सी बात ये कि अब ये घर रहने योग्य नहीं है, अब इसका यूटिलिटी पीरियड खत्म हो गया है, अभी इसको तोड़ना नहीं है, ऐसे ही खड़ा है, तो बताओ इसकी कीमत कितनी होगी इसी केस में। क्योंकि अगर आप इसको डिसमेंटल करवा देते तो उस केस में डिसमेंटल्ड चार्ज आप पे लग जाता है ना, भैया आपने जेसीबी तोड़वाया तो उसका भी पैसा आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इस केस में बताओ कि भाई डिसमेंटल नहीं करना है, आप बिफोर डिसमेंटल्ड इसकी कीमत कितनी है, इसकी फेयर प्राइस कितनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसी क्या बोलते हैं अपन साल्वेज वैल्यू, ठीक है, इसी क्या बोलते हैं अपन साल्वेज वैल्यू। ओके, समझ में आ गई बात, मतलब बिफोर डिसमेंटल, विदाउट डिसमेंटल ऐसे बोलेंगे, विदाउट डिसमेंटल, ठीक है, विदाउट डिसमेंटल कितनी है आपकी उसकी वैल्यू, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं अपन साल्वेज वैल्यू, ठीक है। आगे बात समझ में भाई। अगला पॉइंट है आपका क्या, वही देखो नॉर्मली क्या लिखा हुआ, नॉर्मली द स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, असिस्ट एज द गॉड प्रॉपर्टी फाइड फिगर आल्सो में भी 0 नहीं, हाँ वही चीज़ मैंने समझा दी कि भाई 0 भी हो सकती है आपकी, निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, और आरसीसी स्ट्रक्चर विल भी, हाँ लेकिन देखो स्लैब जो आपकी स्क्रैप वैल्यू आपकी निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, इसमें तो आपको मैंने समझा दिया। जो आपकी साल्वेज वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप कुछ खर्चा थोड़ी कर रहे हो, जो मिलना है आना ही है, मतलब 10 रुपये में भी अगर बिक रहा है आपकी, ऐसा तो नहीं होता, मतलब 10 रुपये में बिक रहा है तो आपकी पॉजिटिव ही है ना, आपने वहाँ पे लगाया थोड़ी ना कुछ, ठीक है। तो उस केस में आपकी जो साल्वेज वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा आपकी पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। ओके, तो साल्वेज वैल्यू आपकी समझ में आ गई। अब बात करते हैं मार्केट वैल्यू की। देखो मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू का मतलब है कि आज अपनी प्रॉपर्टी को आप उठा के मार्केट पे रख दो, भाई मैं इसको बेचने वाला हूँ, तो जो उसकी प्रेजेंट में मार्केट में जो वैल्यू होगी, मतलब आज की डेट में जैसे मान लिया आपकी कोई बिल्डिंग है, आपने बोला किसको बेचना है, तो 4 लोग खरीदने वाले आ गए, अब वो लोग बोली लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने हिसाब से वैल्यूएशन कर लिया, अब वो लोग बोली लगा रहे हैं कि भाई मैं इसे 1 लाख में खरीद सकता हूँ, अगला बोला 1.5 लाख, फिर वो बोला 2 लाख, तो जो हाईएस्ट वैल्यू आपको मिलेगी, मान लो किसी ने बोल दिया 4 लाख, तो वो जो 4 लाख रुपए होगी वो आपकी मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है, ऐसे करके। तो मार्केट में करंट में प्रेजेंट में आपकी प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है, ठीक है, ये कहलाती है आपकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखी, द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज द अमाउंट विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनी पर्टिकुलर टाइम ऑफ ओपन टू मार्केट इफ प्रॉपर्टी इज पुट और सेल, ठीक है। द मार्केट वैल्यू विल डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, अब जो मार्केट वैल्यू है डिपेंड कर सकती है टाइम टू टाइम, क्योंकि ये डिपेंड करती है आपकी किस पे, डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब ये है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी है कल को उसकी कीमत अलग थी, ठीक है, कल उसकी डिमांड ज़्यादा थी, आज उसकी डिमांड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि आपके पास कोई ऐसी मशीन है, ठीक है, कोई ऐसी मशीन है, जैसे थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, रुको। हाँ, तो मैं बात कर रहा था मार्केट वैल्यू की। देखो मार्केट वैल्यू जो डिपेंड करती है टाइम टू टाइम डिपेंड करती है, भाई कल को आपने कुछ ऐसी मशीन खरीद ली जिससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी नीड उस टाइम पे ज़्यादा थी, लेकिन आज के डेट में उसकी जो नीड है वो बहुत ही कम हो चुकी है, ठीक है। जैसे मैं फैशन के दौर की बात करूँ, जैसे कपड़े की बात करते हैं, अब पहले कपड़े कैसे आते थे, पहले कपड़े कैसे आते थे, दूसरे तरह के पहनावे चलते थे, आज के डेट में दूसरे तरह के पहनावे चल रहे हैं, तो जो आउट ऑफ फैशन हो गया अब उनकी डिमांड कम हो गई ना, ठीक है, उनकी डिमांड क्या होगी, कम हो गई। तो इस तरह करके आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपने अगर कोई ऐसा मटेरियल खरीद लिया जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में कम हो रही है, तो उसकी भी जो वैल्यू कम होती जाएगी। तो मार्केट वैल्यू भी डिपेंड करती है टाइम टू टाइम, या कि फैशन पर, चेंज ऑफ फैशन हो गया, ठीक है, चेंज इन इंडस्ट्री अगर चेंज हो गई है, ठीक है, आज के डेट में, तो उस चीज़ों पर भी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम वो चेंज हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट हो गई, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई हो, पहले सस्ती थी तो उस पर भी डिपेंड करेगी, लेबर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, लेबर की जो कॉस्ट वो बढ़ गई घट गई, तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है आपकी मार्केट की वैल्यू। ओके, आगे चलते हैं अपन बुक वैल्यू पे। देखो बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू एक अमाउंट होती है जो अपन अकाउंट बुक में ठीक है, देखो क्या होता है, बुक वैल्यू इज द अमाउंट सो इन द अकाउंट बुक। अकाउंट बुक के अंदर अगर अपन किसी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू शो करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, बुक वैल्यू, ठीक है। आफ्टर अलाउिंग नेसेसरी डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि भाई जैसे आज की डेट में बात करूं कि भाई आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की, अब उसमें से आपने सारे जो भी आपके
आउट गोइंग्स तो उसको आपने माइनस कर दिया, फिर जितने की प्रॉपर्टी बची उसको लिख देंगे, तो ये आपकी बुक वैल्यू होगी। फिर अगले साल आप उसमें से माइनस करोगे जो भी आपके आउट गोइंग्स है, फिर अगले साल जितनी प्रॉपर्टी, ऐसे करके अपन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू उसमें से आउट गोइंग्स को माइनस करते 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 लिखते जाते हैं बुक के अंदर। तो ये कहलाती है आपकी बुक वैल्यू, ठीक है, एक बुक वैल्यू। ओके, अच्छा, ये जो बुक वैल्यू है ये टाइम टू टाइम एक कंडीशन ऐसी आती है जब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ये किसकी इक्वल हो जाती है, स्क्रैप वैल्यू की। ये कब आएगी भाई कि जो आपकी प्रॉपर्टी की जो आप प्रॉपर्टी की कीमत है या प्रॉपर्टी की लाइफ है वो समाप्त होने वाली है। मतलब प्रॉपर्टी की लाइफ समाप्त होने वाली मतलब कि भाई अब प्रॉपर्टी की जो डिजाइन लाइफ समाप्त हो चुकी है, अब आप इससे काम नहीं ले सकते हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि उसमें आउट गोइंग से ज़्यादा माइनस हो चुके होंगे। अब उसकी कीमत किसकी इक्वल हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू की। तो ये होती है आपकी क्या, बुक वैल्यू। और ये होगी कब, जब उस बिल्डिंग का या उस प्रॉपर्टी का यूटिलिटी पीरियड समाप्त हो चुका होगा। मतलब अब इसका जो डिजाइन लाइफ समाप्त हो चुका है, अब इसकी कीमत किसकी इक्वल होगी, स्क्रैप वैल्यू की, ठीक है। ये कहलाती है आपकी क्या, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बुक के अंदर लिखी हुई वैल्यू, जिसमें से अपन हर ईयर उसमें से आउट गोइंग को माइनस कर करके लिखते जाते हैं। और एक केस ऐसा आता है जब, एक सिनेरियो ऐसा आता है जब जो बुक वैल्यू है किसकी इक्वल हो जाती है, आपकी स्क्रैप वैल्यू के। फिर क्या होता है आपका रिटेबल वैल्यू। देखो रिटेबल वैल्यू क्या होती है, जिसमें अपन नेट एनुअल वैल्यू होती है, जिसके अंदर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग, हाँ, जिसके अंदर अपन ऑल रिपेयर्स को माइनस करते हैं। जैसे ग्रॉस इनकम आपकी मान लो 10 लाख है, उसमें से आप उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन अच्छा बढ़िया बनाने के रखने के लिए कितना रिपेयरिंग चार्ज दे रहे हो, चाहे वो फिर आप पेंटिंग का हो गया या किसी प्रकार की लाइट फिटिंग का, किसी प्रकार की उसमें आप रिपेयर चार्ज दे रहे हो, तो उनको माइनस करने के बाद जो बचता है वो कहलाता है आपका क्या, रिटेबल वैल्यू, ठीक है। क्या बचता है आपका, रेटेबल वैल्यू। ओके, अब इसी रेटेबल वैल्यू पर फिर जो है गवर्नमेंट आपकी टैक्सेस लगाती हैं, जैसे आपको म्यूनसिपालिटी हो गया टैक्स और अदर टैक्सेस या अदर चार्ज जो भी लगते हैं इस रेटेबल वैल्यू पर लगते हैं। मतलब टोटल प्रॉपर्टी कीमत हुई, उसमें से आप क्या माइनस कर दो, उसमें से आप क्या हटा दो, जो भी आपका रिपेयर का चार्ज है, उस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए जो भी रिपेयरिंग चार्ज दे रहे हो, उसको माइनस करने के बाद जो भी बचते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, रेटेबल वैल्यू। और उसी में से फिर आपके म्यूनसिपालिटी टैक्स वगैरह या क्या और टैक्सेस या अदर चार्जेस लगते हैं परसेंटेज के बेसिस पे। अगला पॉइंट है आपका ऑब्सलेंस, ठीक है। ऑब्सलेंस, देखो ऑब्सलेंस क्या होता है आपका, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर बिकम्स लेस बाय इट्स बिकम आउट ऑफ डेट स्टाइल। हाँ, देखो ऑब्सलेंस क्या होता है, ऑब्सलेंस का मतलब होता है कि भाई कोई आउट ऑफ फैशन हो जाना चीज़। आउट ऑफ फैशन मतलब जैसे मान लेता हूँ मैं कि भाई आज आपने कुछ ऐसी ऐसी इंडस्ट्री डाल दी है जो कि मतलब आपने 10 साल पहले एक ऐसी इंडस्ट्री डाली थी जो कि कपड़े बना रही थी, उस दौर के कपड़े बना रही थी, ठीक है। नॉर्मल जीन्स पैंट या शर्ट बना रही थी उस दौर के, या नॉर्मल कपड़े बना रही थी। लेकिन अब वो जो इंडस्ट्री से प्रोडक्शन हो रहा था वो टाइम टू टाइम, ठीक है, आपने किया। इसके बाद अब क्या है, फैशन का दौर था, टाइम बदल गया। आज की डेट में डिमांड क्या है, आज की डेट में डिमांड क्या है कि भाई आज की डेट में दूसरे तरह के कपड़ों की डिमांड है, ठीक है। फैशन का दौर आ गया है, दूसरे तरह के कपड़ों की डिमांड हो रही है। तो जो आपने इंडस्ट्री डाली थी उससे निकलने वाली जो प्रोडक्शन है आज की डेट में उसकी डिमांड कम हो गई ना, तो डिमांड कम होगी मतलब सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो मतलब वो आउट ऑफ फैशन हो गया ना आपकी। तो उसके लिए जो आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी होगी, जो आपने वहाँ पे मशीनें डाली होगी, वो क्या हो गई, वेस्ट हो गई आपकी, है ना। तो ऐसे आपकी प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑब्सोलेंसेस। मतलब ये किसके कारण होता है, ये होता है बेसिकली आपकी आउट ऑफ डेट स्टाइल हो गया, ठीक है, या कि आउट ऑफ फैशन हो गई चीज़ें, ठीक है। इन चीज़ों के कारण, ओके, इन चीज़ों के कारण, जैसे मैं अब सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो आप बिल्डिंग के टर्म में ले सकते हो। जैसे आप सिविल इंजीनियर हो, आपने कल को, अब जैसे कल को देखते थे आप कि भाई पहले कैसी बिल्डिंग बनती थी, पहले आप इतने बड़े बड़े कमरे बनते थे, मतलब सामने एक बैठका बना दिया, फिर इसके बाद कहीं भी 2-4 कमरे बना दिए, है ना, ऐसे मतलब बिना अरेंज थी, टॉयलेट आप मतलब थोड़ा घर से दूर, ऐसे करके मतलब नॉर्मल जो घरों में घर बनता था, ठीक है, चारों तरफ घर बना दिया, बीच में आंगन दे दिया, ऐसे करके नॉर्मल घर बनते थे। लेकिन आज की डेट में देखो, आप कम से कम जगह में अधिक से अधिक सुविधाएं चाहते हो घरों में, है ना, आप कम से कम जगह में अधिक सुविधाएं चाहते हो, ओके, रूम साइज मतलब अपने हिसाब से रेंज। तो ऐसे करके पहले जैसे घर बनते थे और आज के घरों में देख लो, जो पहले के घर है अगर आज उनकी कीमत देखोगे तो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि यूजेबल नहीं है, यूजेबल है, वो भी उतने ही मजबूत हैं, बट फैशन से हट चुके हैं, है ना। आज की जो ट्रेंडिंग फैशन चल रहा है कि भाई घरों के अंदर ऐसे आप डिजाइन करवाओ, ऐसे पुट्टी करवाओ, आर्किटेक्चर का काफ़ी ज़्यादा यूज हो चुका है। पहले के घर मजबूत उतने ही है लेकिन आर्किटेक्चर का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए आज की डेट में आउट ऑफ फैशन है वो, है ना। उस तरह से उनको डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन स्ट्रेंथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है, तो ये आउट ऑफ फैशन हो गए हैं ना, डिजाइन के पर्सपेक्टिव से, आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से। तो ये जो लॉस हो रहा है आपको प्रॉपर्टी में, ये कहलाता है आपका ऑब्सोलेंस, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ओके, पढ़ लीजिएगा इसको आप आराम से।
देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इवन इफ मेंटेन्ड इन वेरी गुड कंडीशन, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी कंडीशन में है, एंड द वैल्यू बिकम्स ड्यू टू ऑब्सोलेंसेस, ठीक है, क्या है, फैशन के कारण, चेंज इन प्लानिंग आइडियाज़ के कारण, न्यू इनोवेशंस आ गए, जैसे आज के डेट में बिल्डिंग्स में न्यू इनोवेशन, मतलब आप उसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो अपन, है ना, तो ऐसे करके मतलब न्यू जनरेशन के चेंज होने से, नए नए इनोवेशन से, नई नई तकनीकें आने से जो पुरानी चीज़ें हैं वो आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं, जिसके कारण आपको जो लॉस होता है उसको बोलते हैं अपन ऑब्सोलेंसेस, ठीक है, मुद्दे की बात ये है, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे अपने पढ़ लेना। ओके, और क्या लिखा हुआ भाई देख लो, 10 द प्रॉपर्टी फिजिकली साउंड, इट मे बी फंक्शनलिटी, ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको समझा दी वही लिखी हुई है। अब बात आती है एन्युटी की। देखो एन्युटी क्या होती है, देखो एन्युटी इज द पेरियोडिक पेमेंट फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाई पार्टी। जैसे आपकी कोई आपने मतलब कहीं पे कुछ इंडस्ट्री वगैरह डाली हुई है, ये बिल्डिंग बनाई हुई है, तो उसमें जो अदर थर्ड पार्टी ने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, ठीक है, थर्ड पार्टी ने इन्वेस्टमेंट मान लो करा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको उसके इन्वेस्टमेंट को उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम से कुछ जो पैसे आप हर साल रीपेमेंट करते हो, ठीक है, कैपिटल वैल्यू अमाउंट के लिए, ठीक है, जो मतलब जैसे ऐसे समझो आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास किसी थर्ड पार्टी ने इन्वेस्टमेंट आके करा, जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, थर्ड पार्टी आके इन्वेस्टमेंट कर देती है, फिर वहाँ जो इनकम जनरेट होती है आप उसका कुछ परसेंटेज उस बंदे को हर ईयर देते रहते हो, ताकि उसका जो उसने जो इन्वेस्टमेंट करा हो उसकी भरपाई हो सके, ठीक है, तो इसी क्या बोलते हैं अपन, एन्युटी बोलते हैं, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करती है कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप उसको रिपेमेंट करोगे, अगर वैल्यूएशन कम है तो उसके हिसाब से कम रिपेमेंट करोगे, ठीक है, इन चीज़ों को क्या बोलते हैं अपन, एन्युटी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ इस पर लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। इफ़ द अमाउंट ऑफ एन्युटी इज पेड द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, जैसे अगर किसी साल का आप उसको पे कर देते हो तो एंड पेमेंट कंटिन्यूड फॉर डिफाइंड नंबर ऑफ पीरियड्स इज नोन एज एन्युटी ड्यू, ठीक है, तो अगर आप शुरू में उसको पेमेंट कर देते हो, ठीक है, ईयर पेमेंट कंटिन्यूड फॉर डिफाइंड नंबर ऑफ पीरियड्स, और इसी तरह से आप करते रहते हो तो इसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। अगर आप पेमेंट को लास्ट में करते हो, ठीक है, एन्युटी बिगिंस द फ्यूचर डेट आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स, दिस नोन एज डिफर्ड एन्युटी, ठीक है, तो ऐसे करके इनको आप समझ सकते हो, वही चीज़ लिखी हुई है। इफ़ द पेमेंट ऑफ एन्युटी कंटिन्यूड पीरियड इज नोन एज, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगला क्या है आपका कैपिटल कॉस्ट। देखो कैपिटल कॉस्ट क्या होता है कि भाई आप जो बिल्डिंग बना रहे हो उसकी टोटल इनकम, मतलब वो जिस ज़मीन पे बनी हुई है उसकी भी, चाहे लैंड की भी जोड़ लो, उस प्रॉपर्टी की भी जोड़ लो, मतलब उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। देखो अब यहाँ पे ग्रॉस इनकम अलग चीज़ है, कैपिटल कॉस्ट अलग। कैपिटल कॉस्ट मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी है आपकी, जैसे ग्रॉस इनकम में क्या थी, ग्रॉस इनकम के अंदर आप कितना कमा रहे हो, कैपिटल कॉस्ट के अंदर क्या होगी, आपकी प्रॉपर्टी कितने की, मतलब आपकी ज़मीन, आपका घर, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, जो भी हो वो सब कुछ आपके किसके अंदर आ गया, कैपिटल कॉस्ट के अंदर, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट के अंदर। या किसी भी प्रकार की आप जैसे बिल्डिंग बनाए तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड कर लो, लैंड का ओरिजिनल टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है, पोसेस टू प्रॉपर्टी, तो इस तरह से जो उसकी टोटल ओरिजिनल कॉस्ट होती है इसे क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल कॉस्ट। वाइल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज द प्रेजेंट कॉस्ट विच में भी कैलकुलेटेड मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अभी निकालते कैसे हैं इसको, अपन कई सारे मेथड्स निकालते हैं, जैसे मेथड ऑफ वैल्यूएशन वगैरह यूज करके इस कैपिटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अगला क्या है आपका, अभी करेंगे अपन, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज द अमाउंट, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज द अमाउंट ऑफ अ मनी, ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, एक मिनट। देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की वह अमाउंट होता है जिस पर एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट पर, मतलब हाईएस्ट रेट पर, अधिक से अधिक दर पर जो उसकी सालाना इंटरेस्ट होगा, जो उस पर सालाना ब्याज होगा, वह मूल्य जिस पर सालाना अधिक से अधिक ब्याज पर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, ठीक है, अधिक से अधिक दर पर जो मिलने वाला ब्याज है वो नेट इनकम के बराबर हो, ठीक है, नेट इनकम के बराबर हो। एक बार फिर समझिए, हिंदी में समझा रहा हूँ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू वह वैल्यू है जिस पर ईयर अधिक से अधिक दर पर मिलने वाला इंटरेस्ट है वो इक्वल हो किसके, नेट इनकम के, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है भाई। जैसे समझिएगा कि मान लो 100 रुपये हैं आपके पास, ठीक है, मान लेता हूँ मैं आपके पास कितने हैं, 100 रुपये हैं, और अधिक से अधिक दर आपके पास कितनी, उस प्रॉपर्टी कितनी, 5% है, ठीक है, सॉरी 5% है, ऐसा मानो कि आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितनी है, 5% है, ठीक है, 5% है, और 1000 रुपये नेट इनकम है,
ठीक है, आपकी नेट इनकम कितनी है 1000, क्योंकि नेट इनकम तो हम लोग निकाल सकते हैं, ग्रॉस इनकम माइनस आउट गोइंग्स। निकालना कैसे ये समझा रहा हूँ। जैसे आपकी टोटल इनकम पता है, आपको ग्रॉस इनकम हो गई, माइनस कर दो आउट गोइंग्स, तो आपको नेट इनकम पता है। तो आपको नेट इनकम पता है और उसका परसेंटेज पता है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने परसेंट पर आप इसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैक्सिमम परसेंट मान लो आपको 5% पता है, तो 5% आपकी क्या होगी, 5% आपकी क्या होगी नेट इनकम, ठीक है, सॉरी रेट हो गई, और 1000 आपकी नेट इनकम होगी। तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगी, तो अपन क्या करेंगे उस केस में कि भाई 1000 रुपये हमको कब मिलेगा, ऐसा समझिए 1000 रुपीज़ नेट इनकम कब मिलेगी 5% रेट पर, तो उसके लिए कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होगी। तो इसलिए अपन निकालते हैं भाई 100 आउट ऑफ 5 इंटू का 1000, तो टोटल अगर 20,000 रुपीज़ हो तो उसका 5% कितना होगा 1000 रुपीज़। तो ऐसा करके आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका 100 आउट ऑफ 5 होता है ये कहलाता है ईयर परचेज, ठीक है, ये कहलाता है आपका ईयर परचेज। देखो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, मतलब आप समझो, मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है, मेरी फीलिंग्स पे जाओ, मैं क्या कहना चाहता हूँ एक्चुअली। देखो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो ये आपका ऐसा अमाउंट है जिस पर आप अगर किसी रेट पर, किसी भी अधिक से अधिक रेट पर जो उसका इंटरेस्ट होगा वो नेट इनकम के बराबर होगा। अब यहाँ पास आपको नेट इनकम पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेशन के थ्रू भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, देखो ऐसे रुक के बताता हूँ मैं। जैसे मान लेता हूँ आपको नेट इनकम पता है, नेट इनकम 1000 रुपीज़, ठीक है, नेट इनकम। अब नेट इनकम किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी आपकी टोटल अमाउंट की। जैसे कैपिटलाइज वैल्यू को मैं सी बोल देता हूँ, सी पर कितने परसेंट का वो दिया हुआ है 5% का, 5 आउट ऑफ 100% का मतलब ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 100 का जाने दो 1000 के साथ मल्टीप्लाई और 5 को ले आओ नीचे, तो क्या आएगी आपकी कैपिटलाइज वैल्यू, सी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1000 और आउट ऑफ 5। तो यही तो यहाँ पास किया हुआ देखो, तो आगे यहाँ से आपकी कैपिटलाइज वैल्यू 20,000। तो इस तरह करके आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो जी, क्योंकि हमको पहले नहीं पता रहता है कैपिटलाइज वैल्यू, तो इस तरह करके अपन इसको निकालते हैं। तो ये हो गई आपकी क्या कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ओके। और ये जो आपका 100 आउट ऑफ 5 ये कहलाता है आपका ईयर परचेज, ठीक है। एक रेशियो होता है, ठीक है, क्या होता है रेशियो, इसको बोलते हैं अपन ईयर परचेज, ठीक है। आगे जाते हैं। अब वही क्वेश्चन है आपका ईयर परचेज का, ठीक है। देखो लेंथ ज़्यादा हो रही है, आप देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो ईयर परचेज क्या होता है, ईयर परचेज इज डिफाइंड एज द capital sum required to invested is in order to receive an annuity of ₹1 certain rate of interest of 4% of interest per annum to get 4 rupees, ठीक है, 100 to be deposit to the bank, ठीक है, ओके। देखो क्या कहना चाहते हैं भाई, कहने का मतलब है कि अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करा हुआ बैंक में और आपने ब्याज कितना लगाया 4 रुपये, 4%, तो ये 4% ब्याज पर 4 रुपये कमाने के लिए, ठीक है, 4 रुपये कमाने के लिए, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। कहना कि ऐसा है कि अगर आपको पर ईयर 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये इंटरेस्ट चाहिए, तो आपको 4% रेट पर कितने रुपए पर ईयर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो आपको उसको 100 से डिवाइड कर देना है, मतलब आपको 25 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, कितने 1 रुपये इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, बस बढ़े, ठीक है। इसी क्या बोलते हैं अपन ईयर परचेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इसको डिनोट कैसे, इसको डिनोट करते हैं 1/i से, ठीक है, 1/i से, ओके। आगे देखते हैं भाई क्या दिया हुआ आपका सिंकिंग फंड। देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे समझिएगा इसको। देखो सिंकिंग फंड क्या होता है एक्चुअली, एक फंड होता है, मैंने बताया अभी, एक फंड होता है जिसमें जैसे आपने कोई बिल्डिंग आज बना ली है, आज से 30 साल बाद उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, उसकी डिजाइन लाइफ खत्म हो गई, तो उसके बाद फिर आपको उतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा आप कहाँ से पाओगे। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि आज से थोड़े थोड़े पैसे उसी इनकम से, जो उस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, उसमें से अपन बचा बचा के रखते जाते हैं, पूरे जितने दिन तक उसकी डिजाइन लाइफ है, ठीक है, वहाँ तक बचा बचा के रखते जाते हैं, ताकि जब इसे डिसमेंटल करना पड़े तो उसी पैसे से उठाकर अपन फिर उतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकें, हमको कहीं एक्स्ट्रा दबाव ना आए अपने ऊपर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन सिंकिंग फंड। एक ऐसा फंड जो हम लोग आज से उस बिल्डिंग के इनकम से अलग करके रखते जाते हैं, ताकि जब इस बिल्डिंग की लाइफ ख़त्म हो जाए तो अपन फिर से उतने बड़े स्ट्रक्चर को बना सकें, उसे क्या बोलते हैं अपन सिंकिंग फंड, ठीक है। इसको निकालने का जो मेथड होता है, देखो कैसे निकालते हैं अपन, SI आउट ऑफ 1 + i⁻n-1, ठीक है। ये क्या होता है आपका सिंकिंग फंड, ये फार्मूला होता है बेसिकली, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर पूछा जाता है। I आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, S आपका टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड है, ठीक है। I आपका रेट, N क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर के लिए आपकी डिजाइन लाइफ कितनी है आपकी उस बिल्डिंग की। तो इस तरह से आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। एग्जाम्पल देखने आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक पंपिंग सेट दिया हुआ है, मोटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ रेट कितना है 2500 रुपये, ठीक है, उसका रेट कितना है 2500 रुपये, ठीक है, और कितने साल के लिए किया गया है 15 साल के लिए,
ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। वर्क फ्रॉम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सिंकिंग फंड रिक्वायर्ड टू डिपॉजिटेड होल अमाउंट 4% कंपाउंड, ठीक है। तो ये 4% आपको ब्याज दिया हो, इस फार्मूले पे रखेंगे। एस की वैल्यू 2500 है, 4% मतलब 4/100 करेंगे इसको, परसेंट पे तो उसको डेसिमल पे कन्वर्ट किए, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना 0.04। आउट ऑफ वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कितने निकल कर आया सिंकिंग फंड की वैल्यू 125 रुपये, ठीक है। तो इस तरह करके अपन इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इस तरह करके दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, कल किसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और तीन चीज़ और बची, इसको एक्सप्लेन करके फिर लेक्चर समाप्त करेंगे। डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन मतलब ये होता है कि यार समय के साथ आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। सीधी सी बात है यार, आपकी जो बिल्डिंग है समय के साथ उसमें रिपेयरिंग का काम अगर नहीं हो रहा है, ठीक है भाई, सीधी सी बात, समय के साथ हर चीज़ की वैल्यू कम होती है, ठीक है। जैसे इसमें किसके कारण, वियर एंड टियर के कारण हो गया, डीके ऑफ ऑब्सोलेंसेस, मतलब वही ज़माने से हट गई हो, फैशन से हट चुकी, उसके कारण भी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम उसकी स्ट्रेंथ वाइज भी कम हो गई है भाई। सबकी से एक डिजाइन लाइफ फिक्स है ना, सीमेंट की बिल्डिंग बनाए तो उसकी भी तो एक फिक्स है ना, कितने साल तक ही चलेगी। तो इसी को बोलते हैं अपन डिप्रिसिएशन, मूल ह्रास, समय के साथ किसी प्रॉपर्टी की मूल्य में हानि होना, उसी को बोलते हैं अपन डिप्रिसिएशन। अब इसको कैलकुलेट करने की बेसिकली 2-3 मेथड होती हैं, ठीक है। 2-3 मेथड कौन कौन सी हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है और क्वांटिटी सर्वेइंग मेथड है। कांस्टेंट देखो, स्ट्रेट लाइन क्या करते हैं कि अपन मान लेते हैं कि एक साल में हर साल ग्रेजुअल उतना ही कम हो रहा है। जैसे मैं बोल दूँ कि भाई एक साल में इस प्रॉपर्टी की कीमत मान लो 1000, तो 10 रुपये पर ईयर इसकी मूल्य कम हो रहे हैं। तो हर साल ऐसे जोड़ते जाओ, मान लो 30 साल है, 30 साल में इतना कम हो जाएगा। ऐसे करके इस मेथड से अपन करते हैं। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड में एक परसेंटेज मान लेते हैं, हर साल इतने % कम होगा इसका मूल्य। सिंकिंग फंड मेथड के अंदर ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली, सिंकिंग फंड मेथड देखो, इसमें फार्मूले आप देख सकते हो। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉस्ट में से आप स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके आउट ऑफ लाइफ ईयर से डिवाइड कर दो, तो C माइनस एस आउट ऑफ N, इसे अपन निकाल लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। यहाँ से आप डिप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हो, ये इसका फार्मूला होता है। होता कैसे कि अपन एक फिक्स वैल्यू मान लेते हैं, हर साल इतने इसमें मूल्य में कमी हो रही है। इसके बाद क्या आपका कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, इसमें आप परसेंटेज मान लेते हो, हर साल इतने % कम हो रहे हैं। तो इसका डिप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या, 1 माइनस एस आउट ऑफ C पावर 1 माइनस N। एस क्या है आपका, एस आपको ओरिजिनल प्राइस, C आपकी कैपिटलाइज्ड, सॉरी एस आपका सिंकिंग फंड, नहीं एक्चुअली एक मिनट क्या आपका, ओके हाँ ठीक है, सिंगल कॉस्ट, एस आपकी स्क्रैप वैल्यू और एन आपकी क्या होती है, लाइफ ऑफ ईयर, ठीक है, कितने साल के लिए आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हो। सिंकिंग फंड वाला देखो, सिंकिंग फंड वाला क्या है आपका, सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है, इट इज़ द ऑपरेशनल प्रॉपर्टी एज्यूम्ड इक्वल टू द सिंकिंग फंड प्लस इंटरेस्ट ऑन द फंड फॉर विच सपोज टू इन्वेस्टमेंट द इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो मैं इसके अंदर अभी अगला लेक्चर लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर न्यूमेरिकल करेंगे, तो फिर मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। बाकी ये भी कुछ ऐसा नहीं ईजी है, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सिंकिंग फंड को बार बार ऐड करते रहते हैं, मतलब एक चक्रवृद्धि ब्याज टाइप का मान सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर मान लो A लॉस हुआ, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी में, तो टोटल डिप्रिसिएशन A ही होगा, है ना। तो टोटल अगर बुक वैल्यू की बात करें तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू में से अपन इसको, ये जो डिप्रिसिएशन इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर सेकंड ईयर की बात करें तो मान लो दूसरे साल आपका B लॉस हुआ है, तो लेकिन टोटल लॉस कितना मानेंगे, ऊपर वाला और प्लस A प्लस B, ठीक है। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, A और A मतलब टोटल ऐड कर देंगे, इसको टोटल ऐड कर देंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 2A प्लस B, और यहाँ पे फिर C में 2A प्लस B माइनस करेंगे। थर्ड ईयर क्या होगा आपका, थर्ड ईयर होता है आपका A प्लस C, तो यहाँ पास कितना, तीनों को फिर से जोड़ देंगे, तीनों को 3A प्लस B प्लस C, और यहाँ पास पूरे माइनस कर देंगे। तो इस तरह करके चक्रवृद्धि ब्याज के टाइप में इसको लेते जाते हैं, और ये काफ़ी एक्यूरेट तरीका है एक्चुअल डिप्रिसिएशन फाइंड करने का, ठीक है। सिंकिंग फंड मेथड कई बार पूछा भी जाता है। इसके न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा बताइएगा जरूर, अपने ख्याल जो हैं, दिल के जो विचार हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, क्योंकि या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए भी और दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।